हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे पांचवा पेपर जो CGPSC मेंस का होता है, उसमें भारत का भूगोल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम इसमें देखेंगे और किस प्रकार से टॉपर्स इसमें राइटिंग्स करते हैं और हमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें देखिए टेस्ट लिया गया था जिसमें टॉपर्स का यह कॉपी है कि मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन कौन है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु का कारक बताइए। तो मृदा निर्माण हेतु वर्षा, तापमान व आपदा जिम्मेदार है। मूसलाधार बारिश से व तीव्र तापमान के कारण चट्टानों में आई दरारों और घर्षण से मृदा का निर्माण संभव हो पाता है। इस प्रकार से यहाँ पर दिया है कि भारत में किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो 2 में 2 नंबर आपको मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत में कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। सर्वाधिक मध्य प्रदेश और न्यूनतम राजस्थान में है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि 8 राज्य जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया था कि भूसंनति से आप क्या समझते हैं। तो भूसंनति से आशय भूगर्भिक असंतुलन से है, जो कि एक प्राकृतिक आपदा का सूचक है। भूगर्भिक हलचल की भूसंतति है। जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉल्यूशन चेंज के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि वार्षिक और दशक के दोनों परिप्रेक्ष्य में ज्ञात की जाती है। जनसंख्या वृद्धि पिछली जनगणना में वृद्धि की दर को परिवर्तित से जुड़ा होता है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो आपको 1.5 नंबर मिल जाता है इस प्रकार से यदि आप लिखते हैं तो। नेक्स्ट इसमें पूछा गया था कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्ष लगाकर सीढ़ी नुमा कृषि अर्थात कुटीर कृषि को प्रोत्साहन देकर कृषि व हरियाली से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट पूछा गया था जैव विविधता क्या है और यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो जैव विविधता एक ही क्षेत्र में अनेक जीव जंतुओं का बाहुल्य और ऐसे वनस्पति जीवों जो अन्य विरल ही पाए जाते हैं, उस क्षेत्र को जैव विविधता कहते हैं। मनुष्य के अस्तित्व और जलवायु संतुलन हेतु जैव विविधता का आवश्यक है। और यहाँ पर लिखना था कि वाई इज इम्पोर्टेंट, इसका महत्व क्या है मानव जीवन के लिए। तो महत्व को हम इसमें जिस प्रकार से किसी विशेषता महत्व या कमियां लिखना होता है, तो उसे पॉइंट टू पॉइंट नंबर 1 2 3 करके ऐसे लिखा जा सकता है। महत्वपूर्ण रूप से 2 में 2 या 2 में 1.5 नंबर मिल सकता है। विनिर्माण क्या है, इसके बारे में पूछा गया था। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र उद्योग का भाग होता है। इसमें उन वस्तुओं का सृजन किया जाता है जो पुनः किसी और के लिए काम न आए, सीधे उपभोक्ता को उपयोग हेतु सृजित होता है। नेक्स्ट इसमें पूछा गया था कि डेल्टा एवं ज्वार नदमुख में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको लिखना था डेल्टा और ज्वार नदमुख किसे कहा जाता है। डेल्टा का मतलब होता है नदियों द्वारा लाए गए गाद के द्वारा समुद्र में घुसकर बनता है। गंगा का डेल्टा कृष्ण कावेरी नदी का डेल्टा कहलाता है। फिर आता है ज्वार नदमुख, जो है समुद्र द्वारा नदियों के अंदर की ओर काटती हुई बनती है। ठीक है, तो जिसमें नर्मदा, ताप्ती और माही नदी आता है, जो ज्वार नद का निर्माण करते हैं, जिसे अंग्रेजी में एस्चुरी भी कहते हैं। तो इस प्रकार से दोनों का परिभाषाओं से आप अंदर कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से 2 में 2 अंक मिलता है। और 2 से अधिक अंकों में थोड़ा सा आप इस प्रकार से पैराग्राफ का भी निर्माण करें तो निश्चित रूप से एक अच्छा इम्प्रेशन जाता है। और इसमें भी आपको 4 में 3.5 नंबर दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हिंद महासागर के भारत के केंद्रीय स्थिति में किस प्रकार का लाभ प्राप्त हुआ है। तो विश्व के महासागरों में हिंद महासागर भारत के दक्षिण में विस्तृत है। यह जल में मोती के समान है। आर्थिक रूप से आयात निर्यात करके उपलब्धता, जल परिवहन, जल के विशाल भंडार है जो भविष्य हेतु मददगार साबित होगा और यह हमें अन्य देशों के आक्रमण से भी बचाकर रखेगा। फिर यह क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। कई बार रिपीट क्वेश्चन है। इस प्रकार से आप दोनों के बीच
लाइन खींचकर अच्छे से आप बता सकते हैं कि पूर्व की नदियाँ क्या है और पश्चिम की नदियाँ क्या है। नक्शा भी थोड़ा आप अगर छोटा सा भारत का बनाना चाहें तो इस प्रकार से साइड में बना सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पूर्व की नदियाँ में डेल्टा का निर्माण होता है और पश्चिम की नदियों में एस्चुरी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि पूर्व की नदियाँ धीमे बहती है जबकि पश्चिम की नदियाँ कंगार नुमा तीव्र ढलानों से बहती है, जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात का निर्माण जो है गरसपा का निर्माण करती है। जल यातायात संभव है पूर्व की नदियों में, जल यातायात में कमी है। जेठ धाराएं क्या हैं, वे किस प्रकार की भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो जलवायु से क्वेश्चन हमेशा रहता है, तो आप इसको अध्ययन करेंगे। जेठ धाराएं जो होती है वह भारत के उत्तर में प्रवाहित होने वाली आर्द्रता युक्त तीव्र वायु धारा ही है, जेठ धाराएं कहलाती हैं। जब ये जेठ धाराएं भारत के उत्तरी भाग में प्रवेश करती हैं तो उत्तर निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है और जब आयुष्यन शक्तिशाली हो जाता है तो वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ओर आकर्षित करता है तथा मालाबार तट से वर्षा आरंभ होता है। नेक्स्ट पूछा गया था कि भारत में नदियों के इंटरलिंकिंग के सामाजिक आर्थिक लाभ क्या हैं। तो इसके बारे में पूछा गया था कि भारत में नदियों की इंटरलिंकिंग से बाढ़ की समस्या का रोकना संभव हो सकता है और सूखे की समस्याओं को भी इसमें हम निराकरण कर सकते हैं। तो उसमें यह भी पूछा जा सकता है कि किस प्रकार से बाढ़ों का हम नियंत्रण कर पाएंगे। तो एक महत्वपूर्ण होता है, न्यूज़ में भी काफ़ी इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलती है। उससे निजात पाने की योजना है। इसमें कोई प्रदेश की कृषि सिंचाई पेयजल हेतु जल संकट का सामना करेगा, न ही बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा का। तो इसमें सबसे पहले केन बेतवा नदी जोड़ो और मांडी ज्वारी नदियों में नदी जोड़ो परियोजना क्रियान्वित किया गया है। किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण क्या होती हैं, तो इसमें आप लिख सकते हैं 4 में 3.5 नंबर काफ़ी अच्छा नंबर है। जैसा कि इतिहास गवाह है कि मानव सभ्यता नदियों के किनारे ही फली फूली और नदियों में केवल सामाजिक सांस्कृतिक महत्व रखती है अपितु उद्योग विद्युत निर्माण और भी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में सहयोगी है। तभी तो नदी के जल को लेकर राज्य में विवाद देखा जाता है और आज ग्लोबल वार्मिंग के बाद जब जल संकट ही दूसरी बड़ी समस्या नज़र आती है तो इसके बारे में भी हम सभी को सोचना होगा। तो इस प्रकार से यदि आप लिखते हैं तो निश्चित रूप से 3.5 नंबर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, उदाहरण सहित कारण दीजिए। तो भारत जैव विविधता में अपनी मानवीय गतिविधियों के कारण पिछड़ता जा रहा है और उत्तरी हिमालय में हिम तेंदुआ का अगर हम उदाहरण को लेते हैं तो इस प्रकार से समुद्री गाय, डॉल्फिन और दक्षिणी की नीलगिरी ताहर तथा बारहसिंगा मालाबार तट में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आदि रेड डाटा बुक में शामिल हैं। और हाल ही में कर्नाटक के बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान को जैव विविधता क्षेत्र घोषित किया गया है क्योंकि इस क्षेत्र में हाथी जो है हाथी को सड़कों पर आ जाते थे और यातायात दुर्घटना के शिकार हो जाते थे। नेक्स्ट इसमें इसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन देखा जा सकता है। अनुकूल जलवायु न होने पर भी अपना जीवन यापन नहीं कर पाते तथा उनका जीवन संकटमय हो जाता है। तभी केवलादेव पक्षी अभयारण्य में साइबेरियन क्रेन का संरक्षण किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको काफ़ी अच्छा आंसर कहा जा सकता है। कुछ और फैक्ट को इसमें लिखा जाएगा तो 3.5 से 4 नंबर भी इसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। भारत के कोयले का वितरण बताइए। तो कोयले का प्रकार यहाँ पर लिखा गया है कि भारत व छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार की कोयले की बहुलता है। कोयला भारत के खनिज राजस्व का बहुत बड़ा भाग उपलब्ध कराता है। कोयला जो है बेल्ट मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार में उपस्थित है जो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व में है। सोन नदी बेसिन, दामोदर नदी बेसिन, महानदी बेसिन, ब्राह्मणी नदी बेसिन व कृष्ण गोदावरी नदी बेसिन आदि इसमें सम्मिलित है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि इन्होंने पैराग्राफ के माध्यम से काफ़ी अच्छा डायग्राम मैप का भी यूज किया है। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य हैं। उत्पादन में छत्तीसगढ़ प्रथम, भंडारण में झारखंड प्रथम कोयला जो है माइंस जो है आपका रानीगंज सबसे बड़ा झरिया झारखंड का। भूमिकृत कोयला क्षेत्र गेवरा, कुसमुंडा जो है ये सभी छत्तीसगढ़ में है। लेकिन कोयला ताप विद्युत ऊर्जा हेतु कच्चा माल उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कृषि उत्पादन से क्वेश्चन पूछा गया था। 10 मैक्सिमम मार्क इसमें आपको दिए जाने थे। तो कृषि उत्पादन क्षेत्र हेतु इसमें लगभग 125 शब्दों में आपको लिखना था। यहाँ पर लिखा गया है कृषि उत्पादन हेतु सरकार द्वारा जो उपाय किए जा रहे हैं
जैसा कि यहाँ पर भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जहाँ 80% से अधिक आबादी कृषि में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न है, तो बढ़ती जनसंख्या प्राकृतिक आपदा के चलते देश में खाद्यान्न संकट के भय से सरकार आपदा कृषि उत्पादन के प्रोत्साहन हेतु सजग है और इसी सोच के साथ सरकार समय समय पर नई रणनीतियों के लिए हमारे समक्ष आती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फरवरी 2016, जिसमें कृषकों को अनेक फसलों के आपदाग्रस्त होने पर बीमा मुहैया कराया है। तो इसके बारे में और अच्छे से आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से 8-9 नंबर भी प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें देखिए कुसुम योजना है जो सौर ऊर्जा का प्रयोग कर कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सूरज धारा योजना जो बीज अदला बदली के क्षेत्र में जुड़ी है। किसान समृद्धि योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना, जैविक खेती योजना। कुछ वर्ष पूर्व मोदी जी ने 2022 तक कृषि की आय को 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। तो आज हमने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा है। इस प्रकार से लिखा जा सकता है, टॉपर के द्वारा आप देख पा रहे होंगे। और भी थोड़ा सा फैक्ट अगर लिखे तो निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा अंक प्राप्त किया जा सकता है। आने वाले वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के भूगोल के बारे में हम आपको वीडियो लेकर आएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।